ट्रॉय स्प्रिंग की गहराइयों में एक अलग ही दुनिया थी। शफ्फाफ पानी, बेहतरीन विजिबिलिटी और एक ऐसा अंडर वाटर पैराडाइज जहां डाइवर्स दूर दूर से अपनी एक्सप्लोरेशन जर्नी पर आते थे। फ्लोरिडा के लाफेट काउंटी में बसी ये जगह उन लोगों के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थी जो खुले पानी के अंदर छुपे अनजान रास्तों को तलाशने का शौक रखते थे। लेकिन एक दिन अप्रैल 1990 में इस खूबसूरत और पुरसुकून जगह को एक ऐसे हादसे ने हिलाकर रख दिया जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ट्रॉय स्प्रिंग की बंदी सिर्फ खुले पानी के डाइवर्स के लिए ही नहीं बल्कि पूरे केव और कैवर्न डाइविंग कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हुई। हालांकि ये कोई पारंपरिक केव डाइविंग साइट नहीं थी, लेकिन फिर भी इसे साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे बेहतरीन ओपन वाटर ट्रेनिंग लोकेशंस में से एक माना जाता था। यहाँ की गहरी, साफ सुथरी स्प्रिंग वाटर, अलग अलग डेप्थ्स और स्वानी रिवर तक लंबा चौड़ा रास्ता इसे और भी खास बनाता था। यहाँ तक कि कई इंस्ट्रक्टर्स भी इसे अपनी फेवरेट लोकेशन मानते थे। वजह थी कि यहाँ पर कोई गहरी या डेंजरस कैवर्न एरियाज नहीं थे, बस एक छोटी सी गुफा और कुछ शैलो ओवर हैंगिंग लेजीज। इससे ये जगह ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह सेफ मानी जाती थी। लेकिन इस जगह का सबसे खतरनाक पहलू यह था कि यहाँ कोई प्रॉपर रेगुलेशंस और सेफ्टी गाइडेंस मौजूद नहीं थी। जॉन और माइकल, दो नौजवान जांबाज और एडवेंचर लवर डाइवर्स, ये लोग डाइविंग की दुनिया में नया एक्सपीरियंस लेना चाहते थे। लेकिन इन दोनों के पास केव या कैवर्न डाइविंग की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी। फिर भी उन्होंने एक खतरनाक डिसीजन लिया, ट्रॉय स्प्रिंग के उस छोटे से केव एंट्रेंस को एक्सप्लोर करने का जो 80 फीट की गहराई पर था। डाइव से पहले वे एक लोकल हार्डवेयर स्टोर गए और एक स्पूल मोनोफिलामेंट फिशिंग लाइन खरीदी जिसे वे अपने डाइविंग गाइडलाइन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। अपने डाइविंग गियर को अच्छे से चेक किया और फिर उस क्रिस्टल क्लियर पानी में छलांग लगा दी, इस बात से बेखबर कि ये उनकी आखिरी डाइव होने वाली है। डाइविंग साइट पर मौजूद कई दूसरे डाइवर्स ने उन्हें रोका। तुम्हारे पास ट्रेनिंग नहीं है, इस गुफा में जाना बेहद खतरनाक है, तुम्हें डिसोरिएंटेड होने का खतरा है। लेकिन जॉन और माइकल ने किसी की न सुनी। वे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि वो इसे संभाल सकते हैं। जैसे ही वे पानी में उतरे, दूसरे डाइवर्स डर के मारे उन्हें जाते हुए देखते रहे। उन्हें पता था कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो बस मूक दर्शक बनकर रह जाएंगे। गुफा में जैसे जैसे वे और गहराई में जाते गए, करंट तेज होता गया। पानी का बहाव अचानक अनकंट्रोल्ड हो गया। जॉन, जो लीड कर रहा था, उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसका रेगुलेटर फ्री फ्लो करने लगा है। हर सांस के साथ उसे अपनी ऑक्सीजन और तेजी से खत्म होती महसूस हो रही थी। घबराहट बढ़ रही थी और उसकी सांसें भारी होने लगीं। माइकल की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। वो करंट के सबसे खतरनाक हिस्से से तो बच गया, लेकिन उसकी ऑक्सीजन की खपत बहुत तेज थी। उसे अंदाजा नहीं था कि गुफा में जाने में इतनी एनर्जी लगेगी। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उसके पास ऑक्टोपस दूसरी सांस लेने वाली पाइप नहीं थी। यानी अगर जॉन की हवा खत्म होती तो वो उसे शेयर भी नहीं कर सकता था। अब दोनों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ चुका था। गुफा में घुसते ही उन पर खतरा हावी हो चुका था। हर सेकंड उनकी मौत को और करीब ला रहा था। वो जानते थे कि अब उन्हें वापस लौटना होगा, लेकिन गुफा इतनी तंग थी कि वापसी करना बेहद मुश्किल और खतरनाक था। हवा की कमी, तेज और बेकाबू करंट और गहराई में बढ़ती मुश्किलें, अब यह एक रेस अगेंस्ट टाइम बन चुकी थी। हकीकत ने उन्हें अचानक जकड़ लिया, जैसे कोई फ्रेट ट्रेन सीधे आकर टकराई हो। उन्होंने जिस मोनोफिलामेंट फिशिंग लाइन को अपनी लाइफलाइन समझा था, वो तेज करंट के सामने बेकार साबित हुई। करंट ने उन्हें गुफा के एंट्रेंस से दूर खींच लिया। वो रोशनी और सुरक्षा जो कुछ पलों पहले उनके पास थी, अब एक धुंधली याद बन चुकी थी। उन्होंने सतह तक लौटने की कोशिश की, लेकिन डिसोरिएंटेशन और ऑक्सीजन की कमी के चलते गुफा के जटिल रास्तों में भटक गए। 55 फीट अंदर जॉन की हवा लगभग खत्म हो चुकी थी। उसने माइकल के साथ अपनी हवा शेयर करने की कोशिश की, लेकिन माइकल के पास ऑक्टोपस अतिरिक्त रेगुलेटर नहीं था। उनके पास बस एक ही सेकंड स्टेज रेगुलेटर था, जिसे वो आगे पीछे शेयर करने की कोशिश कर रहे थे। भारी करंट ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। गुफा के मुहाने तक पहुंचने से पहले ही करंट ने उन्हें पीछे की ओर धकेल दिया और फिशिंग लाइन, जो उन्होंने गाइडलाइन के तौर पर इस्तेमाल की थी,
उलझकर एक जाल बन चुकी थी। अब दोनों डाइवर्स उसी में फंस चुके थे। घबराहट, डर और अंधेरे का खौफ उन्हें समझ आ चुका था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन यह हकीकत बर्दाश्त करना मुश्किल था कि अब वो दोबारा सतह पर रोशनी नहीं देख पाएंगे। गुफा की दीवारें उनकी आंखों के सामने सिकुड़ने लगीं और फिर अंधेरा। वो वहीं फंस गए, हिल भी नहीं सके। और फिर ट्रॉय स्प्रिंग के ठंडे पानी में दम तोड़ दिया, सतह से महज कुछ ही दूरी पर। जब रिकवरी स्पेशलिस्ट्स उनकी तलाश में पहुंचे तो हर सेकंड की अहमियत उनके जहन में थी। वो जानते थे कि हर फैसला किसी की जिंदगी या मौत का सवाल हो सकता है। जैसे ही वो गुफा की गहराइयों तक पहुंचे, हकीकत सामने आ चुकी थी। जॉन, जिसका शरीर अब निर्जीव था, ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से बच नहीं सका। माइकल, जो अब तक जिंदा था, अपनी ही बनाई हुई गाइडलाइन में बुरी तरह फंस चुका था। स्पेशलिस्ट्स ने फुर्ती से उसकी उलझी हुई लाइनों को काटने की कोशिश की, लेकिन ये आसान नहीं था। 10 मिनट की जद्दोजहद के बाद उन्होंने माइकल को आजाद किया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास 1700 पाउंड हवा बची थी, लेकिन वो अपने सेकंड स्टेज रीब्रीथर तक नहीं पहुंच पाया। 14 अप्रैल 1990 की उस शाम जब सूरज डूबा तो ट्रॉय स्प्रिंग में हुई इस दर्दनाक मौत की खबर पूरे डाइविंग कम्युनिटी में आग की तरह फैल गई। जॉन और माइकल के परिवार इस सदमे से उबर नहीं पाए। जांच में पता चला कि दोनों की मौत का कारण सिर्फ ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, बल्कि करंट और डिसोरिएंटेशन ने इस हादसे को और भी खतरनाक बना दिया। इस हादसे ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। ट्रॉय स्प्रिंग पर कोई रेगुलेशंस क्यों नहीं थे? कोई गाइडेंस, कोई सिक्योरिटी चेक, कोई सेफ्टी रूल्स क्यों नहीं थे? क्यों यहां एंट्री के लिए कोई एडमिशन फीस या पार्क के सख्त नियम लागू नहीं थे? अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मौजूद होते तो शायद ये हादसा टल सकता था। 2 दिन बाद उस एस्टेट के एग्जीक्यूटर, जो स्प्रिंग के राइट आर्म वे को कंट्रोल करता था, ने एक मुश्किल फैसला लिया। ट्रॉय स्प्रिंग को हमेशा के लिए पब्लिक के लिए बंद करने का। लॉसूट्स और गवर्नमेंट इंटरवेंशन का खतरा अब मंडरा रहा था। प्रॉपर्टी मालिक अब कोई और रिस्क नहीं लेना चाहते थे। एक्सेस रोड को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया और प्रॉपर्टी को लड़कों के कैंप में बदलने की प्लानिंग शुरू हो गई। अब यह लगभग नामुमकिन लग रहा था कि ट्रॉय स्प्रिंग दोबारा कभी डाइवर्स के लिए खुलेगा। जॉन और माइकल की दर्दनाक कहानी केव डाइविंग के खतरों की एक सख्त याद दिलाती है। उन्होंने अनुभवी डाइवर्स की वार्निंग को नजरअंदाज किया, बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के गुफा में जाने का फैसला किया और आखिरकार इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई। क्रिस्टल क्लियर स्प्रिंग वाटर की खूबसूरती और इसकी मोहब्बत एक जानलेवा जाल बन गई, जिससे वो बाहर नहीं निकल सके। इन 2 जवान लड़कों की मौत उनके परिवार और दोस्तों के लिए गहरा सदमा थी। उनकी यादें उन सभी लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी जिन्होंने उन्हें जाना था। लेकिन हमें इस दर्दनाक हादसे से सबक भी लेना चाहिए। हमें नेचर की ताकत को समझना होगा और हमेशा उस रिस्क से वाकिफ रहना होगा जिसे हम लेने जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी एडवेंचर हमारी जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं हो सकता। आइए जॉन और माइकल की याद में ये वादा करें, हम हमेशा सतर्क रहेंगे, जिम्मेदारी से फैसले लेंगे और कभी भी बेवजह अपनी जिंदगी को दांव पर नहीं लगाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पर एक डाइव मारिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि अगली बार जब हम केव डाइविंग की एक और रोमांचक कहानी लेकर आएं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।